हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक बार मैं फिर सैंपल पेपर नंबर 2 लेकर आया हूं टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए। यानी जो 2021-22 का पूरा अपना पैटर्न था उस पर टर्म 2 एग्जामिनेशंस जो आपके जून में होने जा रहे हैं, इसके लिए एक महत्वपूर्ण सैंपल पेपर ऑलरेडी मैंने आपके साथ चर्चा किया हुआ है। आज एक और सैंपल पेपर में हम समझेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा में सवाल कैसे आने हैं और उससे आपके सिलेबस का एक क्विक रिविजन भी देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। आपको यहां पर किसी तरह की पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आधा सिलेबस पढ़ने के बाद कोई आपको गोल्ड या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप सारी की सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं कि इतिहास से संबंधित वो कौन से सवाल हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, इसके अलावा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इसको देखते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि 2 घंटे में कुल 40 मार्क्स का पेपर आपके लिए आने वाला है। 40 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। इस 40 मार्क्स को 4 खंडों में बांटा गया है, क, ख, ग और घ। खंड पहले तो सभी इसमें जो है क्रम अनिवार्य है। प्रश्न खंड क में 1 से 4 अंक तक के लघु उत्तरी या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 80 से अधिक शब्दों में जवाब नहीं होना चाहिए, ठीक है, ±5 चलता है। प्रश्न संख्या 5 से 7 जो है वो दीर्घ उत्तरी या लॉन्ग आंसर्स हैं जिनके 6 अंक हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 से 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड ग जो है वो 8 से 9 यानी घटना आधारित, ये केस स्टडीज क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट रूप से डाले गए हैं पैराग्राफ वाइज। तो खंड घ जो होगा उसमें 10 ये संख्या 10 है और नक्शा आधारित है जिसके 2 मार्क्स होंगे, 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और करके 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। क्वेश्चन पेपर आते ही समय इंस्ट्रक्शंस ठीक से जरूर पढ़ लेने हैं और ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब अगर हम फॉर्मेट के हिसाब से चलें, सबसे पहले अतु लघु प्रश्न कोश देखें तो पहला सवाल आता है कि अबुल फजल का संक्षिप्त परिचय दीजिए या अकबरनामा की रचना किसने की। तो आपको पता है अबुल फजल ये राजा और उसके जो वृत्तांत हैं उससे संबंधित चैप्टर से है। तो अकबरनामा की रचना, तो अबुल फजल ने प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा का रचनाकार था। उसका पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ। वो अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद में पारंगत था। वो स्वतंत्र चिंतक भी था। तो अबुल फजल की मुगल कालीन में, अकबर कालीन में बहुत चर्चा आती है इंपॉर्टेंट रूप से। तो इसने अकबरनामा का रचना किया था। एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पांडुलिपि तैयार करने के बहुत सारे प्रोसेस थे। जिल्दकार थे, कोफ्तगार थे, इसके अलावा जो नकल तैयार करना, चित्रकारों को पाठ और दृश्यों को चित्रित करना, ये सारे काम उस समय पांडुलिपि तैयार करने में किए जाते थे। तो पांडुलिपियों की रचना में प्रविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत से व्यक्ति होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने, कोफ्तगारों की पृष्ठों की चमकाने के लिए चित्रकारों के पाठ की दृश्यों से चित्रित करने और जिल्द साजों को प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके अलंकृत आवरण में बैठाने हेतु आवश्यकता होती थी। तो ये 4-5 चीजें होती थी। जैसे जो सुलेखक, उसमें नाम आप ध्यान रखेंगे, जैसे जो सुलेखक होते थे, ये अलग अलग भी ये क्वेश्चन पूछ देता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत पूछता है। सुलेखकों की क्या काम था? पाठ की नकल तैयार करना। कोफ्तगारों की क्या काम था? पृष्ठों को चमकाने का। चित्रकारों का क्या था? पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए। और जिल्दसाजों का क्या काम था? प्रत्येक पन्नों को इकट्ठा करके अलंकृत आवरण में बैठाने के लिए। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। पांडुलिपि तैयार करने वालों को सम्राट पदवियां और पुरस्कार देता था। पांडुलिपि के सुलेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। इस क्रम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? अब लैंड रेवेन्यू का जो मैंने आपको पहले सैंपल पेपर में भी डिस्कस किया था कि उस समय भू राजस्व के 3 प्रणाली पूरे भारत में महत्वपूर्ण रूप से चल रहे थे। एक इस्तमरारी, जिसका स्वरूप फिर क्या हो गया? स्थायी बंदोबस्त वाला, जो बाद में चेंज हो गया। स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते थे, ठीक। ये कहां पर मुख्य रूप से देखा जा रहा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तब एक ही था लगभग सब, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी व्यवस्था थी जिसके बारे में क्वेश्चन है वो क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको रियोतवाड़ी भी कहते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त।
ये कहां मुख्य रूप से लागू थी? मद्रास और आगे चल के फिर बंबई जो प्रेसिडेंसी थी। और तीसरी जो सिस्टम आया, महलवारी सिस्टम, महलवारी व्यवस्था, ठीक है। और महलवारी व्यवस्था कहां थी? आज के उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये तीन तरह की व्यवस्थाएं भू राजस्व की थी, जिसमें रैयतवारी का पूछा। इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त में क्या था? इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते थे। बीच में एक बिचौलिया आ गया, तालुकदार या जमींदार आ गए, और वो जमींदारों को ठेका दे दिया जाता था। वो एक निश्चित कर वसूल के अंग्रेजों को दे देते थे, और उसमें किसानों का शोषण होता था। रैयतवारी, रैयत का मतलब, रियोत का मतलब होता है, आज भी आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना में चले जाएं तो उसका मतलब होता है किसान। तो यहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट डीलिंग किसानों से कर ली। किसानों को एक भू राजस्व का निश्चित कर देना पड़ता था, नहीं देने पर जमीन नीलाम कर दी जाती थी। और महलवारी क्या था? ये एक गांव का समूह था, एक गांव के समूह को मिलाकर सिस्टम बनाया जाता था। वहां सब लोगों को अपना क्या करना पड़ता था? अपना कर ले जाकर जमा करना पड़ता था। तो ये तीन तरीके के भू राजस्व के सिस्टम थे, इनको ठीक से पढ़ के परीक्षा में जाइएगा। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से जमीन के बंदोबस्त की नई समस्याएं उठ खड़ी हुई। अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ माल गुजारी के बंदोबस्त किए जा सके। तो इसमें उतने बड़े जागीरदार भी नहीं थे कि स्थायी बंदोबस्त किया जाए, जैसा बंगाल में किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त अपने आप में फेल भी होने लगा, बहुत विरोध भी होने लगा था। तो रीड और मुनरो के नेतृत्व में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अलग से पूछता है कि रैयतवारी का किसने उसको लागू किया। जैसे स्थायी बंदोबस्त को लागू किया कॉर्नवालिस ने, पहले वो जॉन सोर की व्यवस्था नाम से था, फिर कॉर्नवालिस ने उसको ठीक से लागू किया। और रैयतवाड़ी में किसको किया गया? रीड और मुनरो के नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने यह सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकार के साथ बंदोबस्त किया जाए। काश्तकार यानी भूस्वामी जो है, जो जमीन का मालिक है, तो सीधे किसान के साथ इसमें किया गया। अंततः 19वीं सदी के प्रारंभ में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के कुछ भागों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो यह महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। प्रत्येक 20-30 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था, और तब आम तौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। इसमें किसी कृषि स्वामित्व प्रणाली का समावेश नहीं था। किसान सरकार के बटाईदार मात्र थे। नियम पूर्वक मालगुजारी नहीं भरे तो उनकी जमीन बेच दी जाती थी। तो ये बात ठीक है कि जो स्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी में एक अंतर ये था कि स्थायी बंदोबस्त में सरकार और किसानों के मध्य खाई बहुत बड़ी बन गई थी, बहुत दूरी बन गई थी। यहां पर वो दूरी थोड़ी कम हुई, लेकिन यहां पर भी किसानों का शोषण और उनके खेतों की नीलामी ये लगातार जारी रही। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान निर्माण वाले चैप्टर से है ये। तो भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव सन 1935 के एक्ट, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, नो डाउट। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यानी कि जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, वहां का बिल ऑफ राइट्स जो है। मौलिक कर्तव्य यानी जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ये रूस के संविधान, उस समय यूएसएसआर या सोवियत संघ था, वहां से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान यानी जो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 ये लिया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। संघीय प्रणाली यानी फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर वाला होगा, ये कनाडा के संविधान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे पीसीएस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कनाडा के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, ठीक है, और के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय वाले खंड में। तो इसमें सवाल है कि महात्मा गांधी के दांडी कूच का संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी एक और आंदोलन में इस घटना के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो हमने असहयोग आंदोलन पहले वाले सैंपल पेपर में देखा था, या दांडी कूच, जिसको अंग्रेजी में इसको नाम दिया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा
आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया। नमक सत्याग्रह, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए, या दांडी मार्च पर निबंध लिखिए। तो देखिए, दांडी कूच स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एक अधिकार दिया है, यह तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। देखिए, बहुत दिन से स्थिति खराब चल रही थी, साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन फेल हो रहे थे, तो महात्मा गांधी को एक बड़ा आंदोलन करना था। हालांकि गोलमेज सम्मेलन से पहले ये शुरू किया उन्होंने, फिर बाद में शामिल हुए। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम पहले किसी एक ऐसे कानून को तोड़ेंगे, नाम इसका सविनय अवज्ञा क्यों रखा गया, कि हम विनय के साथ आपकी अवज्ञा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले किस कानून को पकड़ेंगे, जो नमक उत्पादन करने का मोनोपोली या एकाधिकार है सरकार के पास। ये बहुत खराब बात है। नमक एक बहुत बेसिक जरूरत है किसी भी लोगों की, और उसके उत्पादन पर भी अगर सरकार का नियंत्रण होगा तो ये ठीक बात नहीं है। तो गांधी ने कहा कि इसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एक अधिकार मिला है, उसको तोड़ने के लिए हम एक यात्रा करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से अधिक मूल्य पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिकार बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष को संगठित करने का विचार कर रहे थे। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी का इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया, किंतु ब्रिटिश सरकार को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उसकी इस कार्रवाई के महत्व को समझ नहीं सके। फिर क्या हुआ, पूरे घटनाक्रम को देख लीजिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि नमक आंदोलन के समय कौन था हमारे यहाँ वायसराय, लॉर्ड इरविन, ठीक है। 12 मार्च 1930 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना प्रारंभ किया। 3 सप्ताह के पश्चात वो गंतव्य पर पहुंच गए। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की दृष्टि में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गईं। राष्ट्रीय आंदोलन में इस घटना का महत्व 3 कारण से था। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरा ये कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वह अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक बात है ये कि इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत रहा। इसमें औरतें बहुत डिटेल में उन्होंने भाग लिया। कमला देवी स्वयं उन असंख्य महिलाओं में से थीं जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक तो असहयोग आंदोलन के बाद ये पहला बड़ा आंदोलन था। दूसरा ये कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसमें कानून तोड़ने का नियम प्रथा बनाई गई। तीसरा इसका कारण यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह अनुभव हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगा और भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए इरविन ने गांधी इरविन समझौता हुआ, इसकी चर्चा हमने चैप्टर में की है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी शामिल भी हुए, पर उससे कोई बात नहीं बनी। आगे चलकर फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, प्रांतीय चुनाव 1937 हुए, तो धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया इसके बाद चलने लगी। अब अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। इसमें पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा आपको कर दी जाएगी। तो मुगल सम्राट शासन का स्वामी था, सम्राट सबसे हेड होता था, उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था, किंतु वास्तविक रूप से उसकी स्वेच्छाचारिता पर विद्रोह का भय बड़ा भारी रोक थी। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। जो वजीर होता था ना, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होता था, ठीक है। जैसे मराठा काल में पेशवा हुआ करते थे। आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, किंतु कालांतर में अन्य विभागों पर भी उसका अधिकार रहने लगा। मीर बख्शी सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। जो मीर बख्शी था उसको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। इसका काम था सेना में भर्ती करना, सेना के दस्तों को ठीक तरह रखना। एक तरह से ये जनरल के तौर पर था। सैनिक परीक्षाएं लेना, घोड़ों का निरीक्षण करना, समय समय पर सैन्य दस्तों का निरीक्षण और आक्रमण के लिए उन्हें शस्त्रों से सुसज्जित करना, इनका महत्वपूर्ण काम था। सद्र उस सद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सद्र उस सद्र था जो धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। दान पुण्य की व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्वानों को जागीरें प्रदान करना, इस्लाम के कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था को देखना इसके प्रमुख कर्तव्य थे। सूबों के सदरों की नियुक्ति में वह बादशाह को सलाह देता था और उसके कार्यों की देखभाल करता था।
मुहतसिब प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए मुख्यतः यह देखने के लिए कि प्रजा इस्लाम में कानून के अनुसार आचरण करती है या नहीं, यह नियुक्त किया जाता था। ठीक, कभी कभी उसे नाप तौल के पैमाने की देखभाल और वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित करने का भी दायित्व दिया जाता था। ठीक है, तो सूबों के सदर की बात आप देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मुहतसिब को देख लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट में रखने पड़ेंगे। मीरे सामा अकबर के समय मंत्री पद नहीं था, परंतु बाद में बादशाहों के समय इसे मंत्री पदों में स्वीकार किया गया। वह बादशाह के परिवार, उसके महल और उसके व्यक्तिगत तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की देखभाल करता था। मुख्य काजी सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी जो है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होते थे और न्याय के ठीक और कुशल शासन के प्रति उत्तरदायी था। बुयुतात उपाधि उस मनुष्य को दी जाती थी जिसका कार्य मृत पुरुषों के धन और संपत्ति को रखना था। इसका कर्तव्य मृत द्वारा राज्य को दिए जाने वाले बाकी धन का हिसाब करके संपत्ति से काटकर वसूल करना और शेष धन संपत्ति मृत पुरुष के उत्तराधिकारियों को लौटा देना था। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे। ये एक क्विक रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीरे आतिश अथवा दारोगाए तोपखाना का पद मंत्री पद न होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मीरे आतिश और दारोगाए तोपखाना, शाही तोपखाना उसके अधीन था। तोपों को बनवाना, किलों में उसकी तैनाती और व्यवस्था। अगर आपको वर्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा भी लगे तो इसमें से कुछ पदों को आप काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेल चर्चा मैंने आपको कर दी है। बंदूकों का निर्माण उसकी देखरेख में था। दरोगाए डाक चौकी गुप्तचर और डाक का अधिकारी था। इसके दूत संपूर्ण देश में होते थे और प्रत्येक स्थान पर हरकारों के लिए घोड़े रहते थे। तो ये आप सवाल हैं जिनको आप ध्यान से समझ सकते हैं, इससे एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि सन 1857 की विशेषता अवध में इतनी व्यापक क्यों थी क्रांति? किसान, तालुकदार तथा जमींदारों को क्रांति में सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा कहां से मिली? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवध में आपको पता है हजरत महल और लखनऊ। अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलीनीकरण किस प्रकार किया गया, चर्चा कीजिए। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? अब देखिए, अवध का विद्रोह व्यापक होने के कई कारण थे। इसको विलीन कर लिया गया था साम्राज्यवाद नीति के द्वारा। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो बेरोजगार हो गए थे वो करने के बाद, और असंतोष भारी था वहां पर। तो सन 1856 में अवध का अधिग्रहण करके ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। नवाब बाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाया गया कि वे कुशलतापूर्वक शासन नहीं चला रहे हैं। तो ये रीजन दिया गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल है इमरजेंसी के, तो 352, 356, 360 ये अनुच्छेद हैं। तो 356 में कह दिया जाएगा कि मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया है, आप चला नहीं पा रहे हैं, तो इसी तरीके से ये एक तरह का इमरजेंसी लगाया गया कि आप शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और आपको निष्कासित किया जाता है। नवाब के प्रति जन सामान्य के हृदय में सम्मान था, इसलिए लोगों में बहुत आक्रोश था। अब राजा को हटा दिया गया तो लोगों को नाराजगी थी। नवाब को हटाए जाने से संगीतकार, नर्तक, कवि, कारीगर, बावर्ची, नौकर, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही, क्योंकि अंग्रेज तो इन लोगों को रख के संगीत सुनेंगे नहीं। तो नवाबियत से जुड़े जितने लोग थे सब असंतोष में आ गए। अंग्रेजों ने तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए, जबकि नवाब के शासनकाल में छोटे मोटे तालुकदारों के पास 12,000 तक सिपाही होते थे। अब ये सारे सिपाही क्या हो गए, एक तरह से बेरोजगार हो गए। अवध के अधिग्रहण के बाद सन 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने शक्ति और धोखाधड़ी के माध्यम से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास केवल 67% गांव थे और एक मुफ्त बंदोबस्त लाने के बाद ये 38% रह गई। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारी का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन का वास्तविक मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में वृद्धि होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो भू राजस्व जो फेल हुआ, इससे भी लोगों में असंतोष था। भू राजस्व वसूली तो बढ़ी, लेकिन किसानों के बोझ में कोई कमी नहीं आई। अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के बीच बुरी तरह पिसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व की मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। नहीं, किसानों को इस बात की आशा थी कि तीज त्योहार पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी, पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। तो तालुकदार वाले सिस्टम को भी खत्म किया। भू राजस्व मनमाना वसूल रहे थे, लोग वहां पे बेरोजगार हो गए, किसानों की स्थिति खराब होने लगी। तो ये सारी कंडीशंस को देखते हुए लोगों में एक आक्रोश आ गया और लोग विद्रोह करने को तैयार थे। अब देखिए, ये जो खंड ग है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दो आपको बड़े पैसेज मिलेंगे, दो गद्यांश मिलेंगे या दो आपके चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ पार्ट होंगे जिसको पढ़ के आपको आंसर्स देना है। तो जैसे ये गद्यांश है कि यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विधिवत घोषणा महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को की गई, किंतु ऐसे किसी आंदोलन की पृष्ठभूमि कुछ समय पूर्व से ही विभिन्न कारणवश भारत में तैयार हो रही थी।
1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने से भारतीयों में उनका सम्मान करने के कारण आंदोलन तो बंद कर दिया, किंतु उनकी मांगे पूर्ण न होने के कारण भारतीयों के हृदय में अग्नि बुझ नहीं सकी थी। ब्रिटिश प्रशासन को सहना भारतीयों के लिए असंभव हो गया तथा यह भावना प्रबल होने लगी कि ब्रिटिश शासन को अब और स्वीकार करना मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए पाप है। यदि हमने स्वेच्छापूर्वक सरकार के साथ सहयोग करना और कर देना बंद कर दिया और उकसाए जाने पर भी हिंसा का सहारा नहीं लिया तो यह अमानवीय शासन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। इन परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने 30 जनवरी 1930 के यंग इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैगजीन थी, इसमें लिखते थे, इसमें लेख के द्वारा अपनी सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी और यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार इन्हें स्वीकार कर लेगी तो सत्याग्रह नहीं किया जाएगा। मांगे क्या थी? रुपए की विनिमय दर घटा के 1 शिलिंग से 4 पैसे की जाए, लगान 50% कम किया जाए, सिविल सर्विसेज के कर्मचारियों का वेतन आधा किया जाए क्योंकि बहुत यूज कर रहे हैं, पूर्ण नशाबंदी की जाए, भारतीयों को बंदूक रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक पर कर समाप्त कर दिया जाए, अहिंसात्मक ढंग से कार्य करने वाले राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब इससे सवाल आपके क्वेश्चन क्या आएंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कब की गई? 12 मार्च 1930 को की गई। महात्मा गांधी किस पत्रिका में लेख लिखते थे? तो यंग इंडिया नामक पत्रिका में लेख लिखते थे। अब यहां 2 नंबर का एक सवाल आपको आ जाएगा, एक नंबर के 2 क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह न करने की किन्हीं 2 मांगों का उल्लेख कीजिए। तो पहली मांग क्या थी? लगान 50% कम किया जाए और अहिंसात्मक ढंग से कार्य करने वाले राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये 2 उन्होंने मांगे थी जो आप इस पैराग्राफ में देख रहे थे। अब इसके साथ इस सैंपल पेपर में आपको एक और पैराग्राफ दिखाई देगा जिस पैराग्राफ से आपको आंसर करने हैं। तो बहुत इजी बना दिया गया है आपके लिए 40 नंबर, आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति और उसमें भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश प्रशासकों ने 1945 में भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए पुनः वार्ताएं प्रारंभ की। मैंने पैराग्राफ भी ऐसे रखे हैं कि आपके कुछ पॉइंट्स रिवाइज हो जाएं। 4 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवल योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना पर विचार विमर्श करने के लिए लॉर्ड वेवल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार इस बात पर सहमत हो गई कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये पहली चीज थी। उसने बोला कि भाई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को फिर बनाएंगे, हिंदू मुसलमानों को बराबर रूप से रखेंगे, ये सारी चीजें रखी गई, जिसमें वायसराय और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे और उसमें मुसलमानों और हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। ब्रिटिश प्रशासकों की राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में शुरुआती कदम था, लेकिन जिन्ना के अड़ियल रवैये के कारण सत्ता हस्तांतरण के विषय में यह वार्ता टूट गई, क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े थे कि केंद्रीय परिषद में जो मुसलमान होंगे वो हम तय करेंगे, कि जिन्ना इस बात पर अड़े थे कि केंद्रीय कार्यकारिणी में जो समस्त मुसलमान प्रतिनिधि होंगे वो मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत होने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली वही एक संस्था है। इस सम्मेलन की असफलता के लिए लॉर्ड वेवल भी उत्तरदायी थे। जिन्ना को वीरों जैसा अधिकार देकर इस सम्मेलन में विचार विमर्श करना तथा फिर यह अपेक्षा करना कि सम्मेलन सफल हो जाएगा, यह संभव नहीं था। यद्यपि यह सम्मेलन असफल हो गया, लेकिन इससे जिन्ना के प्रभाव में काफी वृद्धि हुई और हिंदू मुसलमानों की समानता भी मुस्लिम लीग को प्राप्त हो गई। अतः भारत के विभाजन की संभावना प्रबल हो गई। इसके बाद तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त आपको पता ही है। अब इसे सवाल आ रहा है। पहला सवाल, वेवल योजना कब आई? 4 जून 1945 को आई। ठीक, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। वेवल योजना के विचार के लिए कहां सम्मेलन रखा गया? तो वेवल योजना पर विचार के लिए शिमला में सम्मेलन रखा गया। ठीक है, वेवल योजना के 2 प्रस्ताव क्या थे? तो वेवल योजना के 2 प्रस्ताव थे, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का पुनर्निर्माण और हिंदू और मुसलमानों की संख्या इसमें बराबर होगी। ये 2 चीज इसके महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। इसके अलावा भी कहा गया कि सेनापति और जो वायसराय हैं उसको छोड़ के बाकी सब इंडियंस रहेंगे। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन ये निश्चित तौर पर विफल हो गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगला मैप आधारित प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से बंगाल। ठीक है, अब मैप में अगर इसको आपको शो करना पड़े तो मैप में आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे आप दिखाएंगे? देखिए, तो ये आपके सामने मैप है। तो ये जो पूरा इलाका है उस समय, ये सारा का सारा इलाका बंगाल का इलाका था, बल्कि यहाँ बिहार तक। ठीक है, तो आप ये बंगाल का इलाका शो कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो मैप भी आपको उस पर मिल जाएगा। तो बंगाल का जो इलाका है भारत में, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, अगर सवाल आता है कि भारत के अभी के किस राज्य में, तो आप पश्चिम बंगाल का इलाका दिखा देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपके सवाल सीबीएसई के इस सैंपल पेपर हमने देखे, जो 4 खंड हैं, उन 4 खंडों के हिसाब से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसकी डिटेल हमने चर्चा की।
एक खास जानकारी आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो सारी की सारी सिलेबस है टर्म 2 का, ये ऑलरेडी मैंने आपको कवर कर दिया है। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। इसके पहले भी एक सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं किसी तरह की कंफ्यूजन है, एमसीक्यू से आप क्यों रिवीजन कर सकते हैं हर चैप्टर का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये सैंपल पेपर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।